दो तीन टॉपिक में हमने पढ़ा कि शोल्डरिंग एंड ब्रेसिंग क्या होते हैं, ठीक है। और उससे पहले हमने गैस वेल्डिंग के बारे में और SMAW के बारे में पढ़ा। लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया वेल्डिंग ऑफ ब्रास, ठीक है, कि ब्रास की वेल्डिंग कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 41। तो आज हम देखेंगे कि वेल्डिंग, सोल्डरिंग एंड ब्रेसिंग के बीच में मेजर डिफरेंस क्या है, मींस कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि वेल्डिंग, सोल्डरिंग और ब्रेसिंग प्रोसेस तीनों अलग अलग किस बिहाव पे होते हैं और तीनों में क्या डिफरेंस होता है। सो बेसिकली हम यहाँ पे इनके बीच में डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज वेल्डिंग। सेकेंड इज सोल्डरिंग एंड थर्ड इज ब्रेजिंग। सोल्डरिंग, ब्रेजिंग और वेल्डिंग के बारे में मुख्य डिफरेंस क्या है, तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो इन तीनों को अपने आप में अलग बनाते हैं। सो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम इनको अलग हम कैसे करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट की बात करें तो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस हम ले लेते हैं स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। हम वेल्डिंग के द्वारा जोड़ी जाने वाली मेटल्स, ठीक है, सोल्डरिंग एंड ब्रेसिंग, बेसिकली तीनों से हम क्या करते हैं, मेटल को जोड़ते हैं। yes, sir. लेकिन स्ट्रेंथ की बात करें कि तीनों में से कौन से प्रोसेस से सबसे स्ट्रॉन्ग जॉइंट बनता है, किससे बनता है, वेल्डिंग। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट कौन होगा, वेल्डिंग होगा। तो अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट की बात करें तो ये होगा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट। और जॉइंट की स्ट्रेंथ कितनी होगी, जॉइंट की स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है, स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट होगा। एंड स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट या तो बेस मेटल के इक्वल होगी या बेस मेटल से ज्यादा भी हो सकती है। स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट कितनी हो सकती है, इज इक्वल टू और मोर देन स्ट्रेंथ ऑफ बेस मेटल, मोर देन स्ट्रेंथ ऑफ बेस मेटल। बेस मेटल से ज्यादा स्ट्रेंथ कब होगी, जब हम फिलर वायर या जो इलेक्ट्रोड है इनको जोड़ने के लिए वो क्या इस्तेमाल करेंगे, एलॉय इस्तेमाल करेंगे। वो किसका बना होगा, एलॉय का। अगर फिलर वायर होगा तो जॉइंट की स्ट्रेंथ क्या होगी, मोर देन द बेस मेटल। बेस मेटल से क्या होगी, ज्यादा होगी। किसी केस में हमें अगर जॉइंट की स्ट्रेंथ बेस मेटल की स्ट्रेंथ से ज्यादा चाहिए तो हम फिलर वायर एलॉय यूज कर लेते हैं एज कंपेयर टू द सिंपल मेटल। तो ये हुआ कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट होता है वेल्डिंग जॉइंट। अब हम बात करें ब्रेसिंग की। अब सोल्डरिंग की, पहले वेल्डिंग। अब सोल्डरिंग प्रोसेस से जो हम जॉइंट बनाते हैं वो सबसे क्या होता है, इन तीनों में सबसे क्या होता है, कमजोर जॉइंट होता है। मींस सोल्डरिंग प्रोसेस या सोल्डरिंग जॉइंट इज वीकेस्ट जॉइंट। सबसे क्या होगा, वीकेस्ट जॉइंट होगा। तो सोल्डरिंग प्रोसेस से बनने वाला जॉइंट क्या होगा, वीकेस्ट जॉइंट होगा। और जॉइंट की स्ट्रेंथ कितनी होगी, वेरी पुअर। स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट will be very poor, बहुत ही कमजोर जॉइंट होगा और आप इस जॉइंट पे किसी तरह का लोड नहीं डाल सकते, ठीक है। सो द स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट will be very poor and not able to carry any load, आप इस पे किसी भी तरह का लोड नहीं डाल सकते। क्लियर है। इधर भी हम ऐड कर सकते हैं strength of joint is equal to or more than the strength of base metal, so can be used to
टू कैरी हैवी लोड, टू कैरी हैवी लोड। मतलब वेल्डिंग जॉइंट पे आप हैवी लोड भी डाल सकते हैं, उसमें क्षमता होगी उस लोड को सहन करने की। लेकिन सोल्डरिंग प्रोसेस, वीकेस्ट जॉइंट एंड स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट विल बी वेरी पुअर एंड नॉट एबल टू कैरी एनी लोड। मतलब आप सोल्डरिंग प्रोसेस से जो जॉइंट बनेगा इस पे किसी भी तरह का लोड नहीं डाल सकते। सो नंबर 3 इज ब्रेजिंग। ब्रेजिंग प्रोसेस जो हम जॉइंट बनाते हैं, बेसिकली तो ब्रेजिंग प्रोसेस को हम यूज करते हैं नॉन फेरस मटेरियल की वेल्डिंग के लिए। तो ब्रेजिंग प्रोसेस से जो जॉइंट बनेगा उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? इन दोनों के बीच में होगी। मतलब ब्रेजिंग प्रोसेस से जो जॉइंट बनेगा वो सोल्डरिंग से तो क्या होगा? मजबूत होगा, लेकिन वेल्डिंग से क्या होगा? कमजोर होगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट की बात करें, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट इज लेस देन welding and more than soldering. सोल्डरिंग से क्या होगा? तो क्या इसको किसी लोड सहन करने के लिए यूज किया जा सकता है? हाँ जी। ये जॉइंट तो अपने आप में क्या स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट नहीं है, लेकिन आप इसको कुछ लोड सहन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। and can be used to carry some load। अब ये सम लोड की बात करें तो हम किस लोड की बात कर रहे हैं? एग्जांपल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कॉपर की ट्यूब्स का। बेसिकली आप देखते हैं रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कंडीशनर होगा, उसमें क्या यूज करते हैं? हम कॉपर की बड़ी ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। और कॉपर की हम क्या करते हैं? ब्रेजिंग करते हैं। और इन्हीं ट्यूब में से क्या फ्लो करता है? गैस फ्लो करता है। क्या फ्लो करता है? कूलेंट। मतलब जिसको हम बोलते हैं रेफ्रिजरेंट बोलते हैं, जिसको बेसिकली आप ठंडी गैस कह देते हैं। ठीक है, रेफ्रिजरेंट होता है बेसिकली। तो कॉपर ट्यूब में रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है, किसी प्रेशर के साथ फ्लो करता है। तो मतलब गैस का फ्लो और लिक्विड का फ्लो सहन करने की इसके पास क्षमता होती है। सो मींस यूज्ड टू कैरी सम लोड। आप इसको किस लोड सहन करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लोड किसका होगा? स्पेशली कॉपर का लोड नहीं होगा। कॉपर इज अ मटेरियल, कैरी सम लोड। एग्जांपल लिक्विड एंड गैस। लिक्विड और गैस अगर अंडर प्रेशर है, वाटर या कुछ भी हो सकता है, गैसेस अगर फ्लो कर रही है ट्यूब में से, ठीक है, उसके जो जॉइंट होंगे उनके पास पावर है कि वो लोड को सहन कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस हुआ स्ट्रेंथ के बेस पे। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट कौन होता है? वेल्डिंग। सबसे वीकेस्ट इज सोल्डरिंग। और इन बिटवीन क्या होता है? ब्रेजिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, इसका यूज बेसिकली कहाँ है? इलेक्ट्रॉनिक्स जॉइंट्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट जॉइंट्स। इलेक्ट्रॉनिक्स के जो पार्ट्स होते हैं उनका जॉइंट बनाने के लिए। क्लियर है? चलिए पॉइंट नंबर 2 सेकंड डिफरेंस इज बेस्ड ऑन द टेम्परेचर। हम टेम्परेचर की बात करें कि हम वेल्डिंग प्रोसेस में टेम्परेचर जो होगा, आरक का टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है, या फिर बेस मेटल का, ठीक है, जो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर है वो हो सकता है। ठीक है, हम हाई टेम्परेचर की बात करें कि वेल्डिंग प्रोसेस में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है? वेल्डिंग प्रोसेस हम परफॉर्म करते हैं अप टू टेम्परेचर कितना? 5400 डिग्री सेल्सियस। 5400 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर कितना होगा वेल्डिंग में? अप टू 5400 डिग्री सेल्सियस। सोल्डरिंग प्रोसेस में टेम्परेचर कितना होगा? सोल्डरिंग प्रोसेस को कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर पे परफॉर्म किया जाता है? तो टेम्परेचर की बात करें तो सोल्डरिंग प्रोसेस में हमेशा क्या होगा? बिलो 427 डिग्री सेल्सियस। और ये किसका टेम्परेचर होता है?
होता है? ये होता है मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ इसका फिलर वायर। तो सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग प्रोसेस में हम फिलर वायर की बात करते हैं, फिलर वायर के मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर की बात करते हैं। क्लियर है? ब्रेजिंग प्रोसेस में टेम्परेचर कितना हो सकता है? ब्रेजिंग प्रोसेस हम कितने डिग्री टेम्परेचर पे परफॉर्म करते हैं? टेम्परेचर हो सकता है 450 से लेके 900 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर हो सकता है। तो अगर टेम्परेचर की बात करें तो ये टेम्परेचर की रेंज रहती है। क्लियर है? बिलो 40 4 to 7 डिग्री, 450 से 900 एंड अप टू 5400 डिग्री सेल्सियस। तो दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस हुआ इनके टेम्परेचर के बेस पे। क्लियर है? जी सर। यस सर। नंबर थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस हम बात करते हैं फ्यूजन की। थर्ड हम पॉइंट ऑफ डिफरेंस, पहले जैसे हमने स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट पे किया, टेम्परेचर एंड फ्यूजन की बात करते हैं। तो फ्यूजन में अब हम इसमें जोड़ने के लिए जिन मेटल को हम जोड़ते हैं या जॉइंट बनाते हैं, क्या हम उनका प्रॉपर फ्यूजन करवाते हैं या हमें उनको मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर से बिलो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर तक हीट करने की जरूरत होती है? क्लियर है? तो हम जानते हैं कि वेल्डिंग प्रोसेस में हमेशा क्या होगा, दो मेटल को हम प्रॉपर क्या करवाते हैं? फ्यूजन करवाते हैं। ठीक है? सो इसका मतलब क्या हुआ? base metal is melted and और क्या करवाया जाता है? फ्यूज्ड करवाया जाता है। बेस मेटल इज मेल्टेड एंड फ्यूज्ड। बेस मेटल को क्या करते हैं? मेल्ट करते हैं एंड क्या करवाते हैं? फ्यूज करवाते हैं। मतलब क्या हुआ? मेल्ट करवा के आपस में क्या करवाते हैं? जोड़ते हैं, मिक्स करवाते हैं। तो फ्यूजन की बात करें तो वेल्डिंग प्रोसेस के अंदर बेस मेटल का फिलर वायर के साथ क्या होता है? कंप्लीट फ्यूजन होता है। लेकिन हम यहाँ बात करें सोल्डरिंग प्रोसेस में, सोल्डरिंग प्रोसेस में फिलर वायर पिघलता है सर। तो इसमें आप देखो बेस मेटल इज मेल्टेड एंड फ्यूज्ड। इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पे हमें इसको हीट करने की जरूरत होगी। तो बेस मेटल इज मेल्टेड एंड फ्यूज्ड, ठीक है, above melting point of base metal। लेकिन हम बात करें सोल्डरिंग प्रोसेस की, तो क्या हम जिन पार्ट को जोड़ते हैं क्या उनमें किसी तरह का हम मेल्टिंग करवाते हैं या फ्यूजन करवाते हैं? मेल्टिंग करवाते हैं क्या सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग प्रोसेस? करवाते हैं। फिलर वायर का करवाते हैं, बेस मेटल का नहीं करवाते। तो हमें बेस मेटल को सोल्डरिंग प्रोसेस में ना हीट करने की जरूरत है और ना मेल्ट करने की जरूरत है। सो बेस मेटल इज नॉट नीड टू हीट और मेल्ट। अगर हम हीट ही नहीं करेंगे तो मेल्ट नहीं होगा। इसका मतलब ना हीट करने की जरूरत है एंड ना मेल्ट करवाने की जरूरत है। लेकिन ब्रेजिंग प्रोसेस में आपको बेस मेटल को हीट करना पड़ेगा एंड अप टू टेम्परेचर कितना? बिलो द मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ बेस मेटल। मतलब बेस मेटल को हीट करना पड़ेगा लेकिन मेल्ट करने की जरूरत नहीं। मेल्ट आप किसको करते हैं? फिलर वायर को करते हैं। सो ब्रेजिंग प्रोसेस की बात करें, बेस मेटल इज हीटेड कितने टेम्परेचर पे? बिलो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ बेस मेटल, टेम्परेचर ऑफ बेस मेटल। बेस मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर होगा हमेशा उससे कम टेम्परेचर पे क्या करते हैं? इसको हीट करते हैं। सो पॉइंट नंबर 3 हुआ फ्यूजन के बेस पे कि क्या आप बेस मेटल को मेल्ट करते हैं, इनका फ्यूजन करवाते हैं, या बेस मेटल को हीट करने की जरूरत ही नहीं है, ओनली फिलर वायर मेल्ट होगा, या फिर बेस मेटल को हीट करते हैं एंड फिलर वायर को मेल्ट करके, ठीक है, और जॉइंट बनाने की जरूरत है। ठीक है, तो बेस मेटल इज नॉट नीडेड टू हीट और मेल्ट। क्लियर? पॉइंट नंबर 4 की बात करें
पॉइंट नंबर 4, क्या हम वेल्डिंग प्रोसेस के दौरान हमें पता है हम बेस मेटल को क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्ली मेल्ट कर रहे हैं। मेल्ट करने पे और फिलर वायर के मिक्स होने के दौरान जब हम किसी मेटल को हीट करते हैं तो क्या उसकी प्रॉपर्टी में कुछ बदलाव आता है? क्या मेटल की प्रॉपर्टी में कुछ बदलाव आता है? जब हम वेल्डिंग करते हैं, जहां जॉइंट बनाते हैं, हम देखते हैं, जहां हम जॉइंट बनाते हैं वहां देखते हैं कि जिस जगह पे जॉइंट बना है मटेरियल, वहां पे क्या हो जाता है, फ्यूज तो होता है। उसके आसपास का एरिया, वहां पे क्या होगा, हीट अफेक्टेड जोन होता है। उस हीट अफेक्टेड जोन के कारण क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टी में कुछ बदलाव आ जाता है। आप देखते हो, आपको कुछ उसमें कलर चेंज दिखाई देता है वेल्डिंग के आसपास। इसका मतलब है वेल्डिंग प्रोसेस के दौरान जो बेस मेटल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है, हार्डनेस हो गया, ठीक है, और जो भी मैकेनिकल प्रॉपर्टी है उसको काटने की, ठीक है। आप चेक करेंगे किसी हम बेस मेटल को, अगर हमारे पास फ्रेश बेस मेटल है उसको हम इजीली काट सकते हैं, उस पे हम इजीली मैकेनिकल प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है, उसको काट सकते हैं, उस पे ड्रिलिंग कर सकते हैं, उस पे फाइलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वेल्डिंग करने के बाद उस पे फाइलिंग प्रोसेस करना चाहें, ठीक है, उसको वेल्ड करना चाहें, अगेन उसको ग्राइंड करना चाहें, तो क्या होता है, वो डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टियां क्या हो गई, चेंज हो गई, और मेटल क्या हो गया, पहले से हार्ड हो गया। इसका मतलब जब भी हम वेल्ड करते हैं तो मेटल की मैकेनिकल प्रॉपर्टी में बदलाव आता है हमेशा, ठीक है। सो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज of base metals are changed। बेस मेटल की मैकेनिकल प्रॉपर्टियां क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। किस वजह से, किस वजह से चेंज होगी, ड्यू टू हीटिंग एंड, ड्यू टू हीटिंग एंड, हीट होने के बाद क्या होता है, मेल्ट, ड्यू टू हीटिंग एंड मेल्टिंग। हीटिंग और मेल्टिंग की वजह से बेस मेटल की मैकेनिकल प्रॉपर्टी में क्या आ जाता है, बदलाव आ जाता है, चेंज आ जाता है। क्या सोल्डरिंग प्रोसेस के दौरान किसी मैकेनिकल प्रॉपर्टी में बदलाव देखने को मिलेगा, जिस पार्ट को हम जोड़ रहे हैं? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बेस मेटल को हम हीट नहीं करते हैं, और हीट नहीं करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टियां चेंज नहीं होगी है। मींस क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस मेटल्स आर नॉट चेंज्ड। Mechanical properties of base metal are not changed। ठीक है, बेस मेटल की मैकेनिकल प्रॉपर्टी में कोई बदलाव हमें देखने को नहीं मिलेगा। क्या ब्रेजिंग प्रोसेस में भी बेस मेटल की मैकेनिकल प्रॉपर्टियां वैसी रहेगी? हाँ जी, हाँ, कुछ चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि हमें बेस मेटल को क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। तो जितना हम हीट करेंगे उसके हिसाब से प्रॉपर्टियां चेंज हो जाती है। सो मींस देयर इज स्लाइट, स्लाइट क्या होता है, थोड़ा कम, चेंज इन प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। किसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, ऑफ बेस मेटल। तो हमें बेस मेटल की मैकेनिकल प्रॉपर्टी में बहुत ही कम बदलाव देखने को मिलता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो होती है बेस मेटल की, उसमें हमें कम बदलाव देखने को मिलेगा। क्लियर? हाँ जी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे किसके बेस पे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे। नंबर 5, पांचवा पॉइंट ऑफ डिफरेंस, हम बात करते हैं स्किल की। क्या वेल्डिंग प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए हमें स्किल की जरूरत होगी? यस सर। विदाउट स्किल वेल्डिंग प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं? नो सर। कर सकते हैं। मींस वेल्डिंग प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए हाई स्किल रिक्वायर्ड। हाई स्किल रिक्वायर्ड। वेल्डिंग प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए हमें हाई
हाई स्किल की जरूरत होती है। लेकिन अगर आपके पास बहुत ही कम स्किल है तो आप सोल्डरिंग प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। मींस लेकिन आपको कुछ उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। मींस सोल्डरिंग प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए आपको लो स्किल रिक्वायर्ड। अगर आपके पास लेस स्किल है तो भी आप सोल्डरिंग प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ब्रेजिंग प्रोसेस के लिए भी आपको कुछ ना कुछ स्किल होनी चाहिए। मींस टू ऑपरेट द टॉर्च, ठीक है, और मेल्टिंग ऑफ द फिगर वायर। इस तरह से हमारे पास नीड सम स्किल टू परफॉर्म द वर्क। आपको कार्य करने के लिए, ब्रेजिंग प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए आपको कुछ स्किल की जरूरत होगी। यहाँ पे आपके पास कम स्किल है तो भी काम चल जाएगा, लेकिन वेल्डिंग में आपको प्रॉपर स्किल की जरूरत होगी। मशीन्स को कैसे ऑपरेट करना है, ठीक है, इलेक्ट्रोड, होल्डर, करंट, इसके बारे में प्रॉपर तरीके से स्किल की जरूरत होगी, ठीक है। तो ये है पॉइंट नंबर 5 स्किल के बेस पे। तो हमने अभी तक जितने पॉइंट डिस्कस किए, पहला स्ट्रेंथ के बेस पे, सेकंड इज टेम्परेचर, फ्यूजन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और स्किल। पॉइंट नंबर 6, क्या हमें वेल्डिंग करने के बाद हीट ट्रीटमेंट की जरूरत होती है कुछ केसेस में या नहीं होती है? क्या हमें वेल्डिंग के दौरान ही हीट ट्रीटमेंट की जरूरत है, और या सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग प्रोसेस के लिए भी हमें हीट ट्रीटमेंट की जरूरत होती है? तो पॉइंट नंबर 6 इज बेस्ड ऑन द हीट ट्रीटमेंट। हो गया ये? यस सर। तो 6वां पॉइंट ऑफ डिफरेंस होगा हीट ट्रीटमेंट के बेस पे। नंबर 6 डिफरेंस हीट ट्रीटमेंट के बेस पे, हीट ट्रीटमेंट के बेस पे। क्या हमें वेल्डिंग करने के बाद, क्या हमें वेल्डिंग प्रोसेस परफॉर्म करने के बाद मेटल की हीट ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है? हाँ जी, नहीं होती है? मतलब मोस्टली मेटल की वेल्डिंग के दौरान हम देखते हैं कि उनमें बहुत तरह की स्ट्रेसेस आ जाती है, जैसे डिस्टॉर्शन हो गया या कुछ और तरह के डिफेक्ट हैं, ठीक है, इंटरनल डिफेक्ट है। उनको रिमूव करने के लिए हमें क्या होता है? हीट ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। हीट ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव डिफेक्ट्स। डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए हमें हीट ट्रीटमेंट की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। क्या सोल्डरिंग प्रोसेस के लिए हमें किसी तरह की हीट ट्रीटमेंट की जरूरत है? ठीक है। सो सोल्डरिंग प्रोसेस के लिए हमें नो हीट ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड। नो हीट ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड। हमें किसी भी तरह की हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, क्योंकि हम बेस मेटल को मेल्ट ही नहीं करते हैं। अगर मेल्ट होने के बाद, अगर किसी मेटल को मेल्ट करने के बाद अगर उसकी कूलिंग रेट में एकदम से बदलाव आए, तब उसके अंदर ज्यादा डिस्टॉर्शन और डिफेक्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इसको मैक्सिमम मेल्ट करके हीट करते हैं, और सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसमें है? वेल्डिंग में। इसका मतलब हमें सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट उसमें पड़ेगी, ठीक है। क्या ब्रेजिंग प्रोसेस के दौरान हमें किसी तरह की हीट ट्रीटमेंट की जरूरत होगी? अब ब्रेजिंग प्रोसेस में भी हम मेटल को मेल्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो डिस्टॉर्शन के चांस बहुत ही कम होंगे, ठीक है। सो मींस इसमें भी हम कह सकते हैं नो हीट ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। तो सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग प्रोसेस के लिए हमें किसी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस की जरूरत नहीं होती है। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हम वेल्डिंग प्रोसेस में परफॉर्म करते हैं, जिसमें हम मेटल को प्रॉपर तरीके से हीट करते हैं, मेल्ट करते हैं एंड देन कूल करते हैं। क्लियर है? चलिए पॉइंट नंबर 7 की बात करें। पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज कॉस्ट। पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज कॉस्ट। इन तीनों में से सबसे कॉस्टली प्रोसेस क्या है? वेल्डिंग है। इसका मतलब वेल्डिंग का कॉस्ट क्या होगा? हाई होगा, हाई कॉस्ट। एंड ब्रेजिंग प्रोसेस
हमें पता है हम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। हमें जस्ट एक सोल्डरिंग आयरन की और सोल्डर की जरूरत होती है। ठीक है, मींस क्या है, इसका क्या होगा, लो कॉस्ट है, एंड दिस इज मीडियम कॉस्ट। मतलब हमें ज्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ रहा, मीडियम कॉस्ट है। ठीक है, मीडियम कॉस्ट, लो कॉस्ट एंड हाई कॉस्ट की बात करें। ठीक है, चलिए एक पॉइंट नंबर 8। अब हम बात करें इनमें टॉक्सिक कौन है? क्या ब्रेजिंग प्रोसेस टॉक्सिक नहीं है? क्या सोल्डरिंग प्रोसेस टॉक्सिक नहीं है? नहीं है, ठीक है। तो टॉक्सिक की बात करें, ये तीनों प्रोसेस बेसिकली टॉक्सिक नेचर के होते हैं। ठीक है, सोल्डरिंग प्रोसेस भी, ब्रेजिंग प्रोसेस भी। जैसे लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा कि जब हम ब्रास की वेल्डिंग करते हैं बहुत ही टॉक्सिक फ्यूम प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर है? तो चाहे सोल्डरिंग प्रोसेस परफॉर्म करें चाहे वेल्डिंग, तीनों के केस में हमें फ्यूम्स देखने को मिलता है। क्लियर है? फिलर वायर की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, फिलर वायर हमारे पास। ठीक है, सो फिलर वायर हम कुछ केसेस में देखते हैं कि हमें फिलर वायर की जरूरत नहीं होती है। कुछ वेल्डिंग प्रोसेस में हमें फिलर वायर की जरूरत नहीं है, तो फिलर वायर इज ऑप्शनल। कुछ केसेस में, एग्जांपल के लिए रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस है, ठीक है, फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रोसेस है, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग प्रोसेस है, ठीक है, एक्सप्लोसिव वेल्डिंग प्रोसेस है, वहां पे हमें फिलर वायर की जरूरत नहीं होती है। सो फिलर वायर इज ऑप्शनल, लेकिन डिपेंड करता है वेल्डिंग प्रोसेस कौन सा है। लेकिन सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग प्रोसेस में हमें हर हाल में क्या चाहिए, फिलर वायर इज मस्ट। फिलर वायर इज मस्ट, फिलर वायर को हर हाल में यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज हम सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग प्रोसेस को नहीं कर सकते। क्या ब्रेजिंग प्रोसेस में भी फिलर वायर कंपलसरी है? फिलर वायर इज कंपलसरी और मस्ट। फिलर वायर की हमें हर हाल में जरूरत होगी सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग प्रोसेस में, लेकिन वेल्डिंग प्रोसेस में हमारे पास ऑप्शनल है कि हम यूज करें या ना करें, डिपेंड करता है किस पे, वेल्डिंग प्रोसेस पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10 इज फ्लक्स की बात करें, यूज ऑफ फ्लक्स। क्या हम वेल्डिंग प्रोसेस के दौरान हमें हर हाल में फ्लक्स यूज करना पड़ेगा? हाँ जी, क्या वेल्डिंग प्रोसेस में हमें हर हाल में फ्लक्स की जरूरत होगी? नहीं, हमारे पास ऑप्शन है कि हम फ्लक्स की जगह शील्डिंग गैसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्लक्स इज अगेन ऑप्शनल है, और यहाँ पे हमें फ्लक्स यूज करना पड़ेगा हर हाल में। फ्लक्स इज मैंडेटरी और कंपल्सरी आप कह सकते हैं। तो आप चाहे सोल्डरिंग प्रोसेस परफॉर्म करें चाहे ब्रेजिंग प्रोसेस परफॉर्म करें, आपको हर हाल में फ्लक्स का यूज करना पड़ेगा। फ्लक्स इज अगेन कंपल्सरी और मैंडेटरी और मस्ट। क्लियर है? पॉइंट नंबर 11, पॉइंट नंबर 11, पॉइंट नंबर 11 है अगेन नेचर ऑफ मेटल टू बी जॉइंट और वेल्डेड। मतलब जिन मेटल को हम जोड़ेंगे वो किस नेचर की मेटल को जोड़ सकते हैं। अगर हमें जोड़नी पड़ जाए दो डिफरेंट नेचर की मेटल को, तो वेल्डिंग प्रोसेस से जोड़ना क्या होता है, डिफिकल्ट है और इजी है। हाँ जी, क्या आप वेल्डिंग प्रोसेस से दो ऑपोजिट नेचर की मेटल को आसानी से जोड़ सकते हैं? डिफिकल्ट होता है, लेकिन किससे आसानी से जोड़ सकते हैं? ब्रेजिंग प्रोसेस से। ठीक है, सो डिसिमिलर मेटल्स are difficult to weld. Dissimilar
dissimilar metals are difficult to weld. क्या इसमें जोड़ सकते हैं? क्या सोल्डरिंग प्रोसेस से क्या सोल्डरिंग प्रोसेस से दो ऑपोजिट नेचर की मेटल को नहीं जोड़ा जा सकता? Yes, sir. जोड़ा जा सकता है। डिसिमिलर मेटल्स कैन बी ज्वाइंट। डिसिमिलर मेटल को आप जोड़ सकते हैं, ठीक है, विद द प्रोसेस। कौन सा? सोल्डरिंग प्रोसेस। डिसिमिलर मेटल्स कैन बी ब्रेस्ड इजीली। आप ऐसे लिख लीजिए, ब्रेस्ड इजीली। ब्रेस्ड का मतलब ज्वाइंट, मतलब ब्रेजिंग प्रोसेस से आप दो ऑपोजिट नेचर की मेटल को आप आसानी से जोड़ सकते हैं, ठीक है। अगेन पॉइंट, लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। थिन शीट को वेल्डिंग प्रोसेस से इजीली जोड़ सकते हैं या वेरी डिफिकल्ट? हाँ जी, थिन शीट को क्या वेल्डिंग प्रोसेस से आसानी से जोड़ा जा सकता है? थिन शीट्स आर difficult to weld, ठीक है। Thin sheets can be joined, not easily. Thin sheets can be joined, ऐसे लिखेंगे। And in the brazing process क्या लिखेंगे? Thin sheets can be joined easily. ब्रेजिंग प्रोसेस से आप इजीली थिन शीट को जोड़ सकते हैं। थिन शीट की ब्रेजिंग आप आसानी से कर सकते हैं। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ठीक है। टॉपिक आपको वैसे सिंपल लग रहा होगा, लेकिन इसमें बहुत चीजें हैं सीखने वाली, ठीक है, जो सोल्डरिंग, ब्रेजिंग और वेल्डिंग प्रोसेस को अलग अलग किस बिहाव पे करता है, ठीक है।